हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हम जेएससी के पेपर के 10 क्वेश्चंस देख चुके थे। अब हम अगले 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो आपका जेएससी का पेपर 2022 में हुआ था। एक बार मैं छोटी सी ब्रीफिंग दे दूं। हम उसके पेपर के सॉल्यूशंस देख रहे हैं मैथ सेक्शन के। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जेएससी का पेपर 2024 का है उसकी एग्जाम डेट बस अगले इस महीने के मिड तक मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। सॉरी, अगले महीने के मिड तक आपकी आ जानी चाहिए। तो जीएससी के पेपर में जो भी पेपर हो रहा है वो जूनियर क्लर्क वाला हो, जूनियर असिस्टेंट वाला हो, सॉरी असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, ठीक है, और एक दो दास फोर हो। ये जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी पूरे डीएसएसबी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा ओवरऑल। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में दो अर्धवृत्तों और एक आयत का समायोजन है। एक आयत है, दो अर्धवृत्त है। एक अर्धवृत्त ये दिख रहा है, एक अर्धवृत्त हमें ये दिख रहा है। आयत जो है हमें यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। अगर ये वाली लाइन भी होती तो ये पूरा आयत होता, लेकिन आयत पूरा नहीं है। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, अगर वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो यानी कि ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो यानी कि आयत का मेरे को पता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई बराबर होंगी और चौड़ाई बराबर होंगी। तो ये 15 हो गई और ये 15 हो गई। तो आकृति का परिमाप पूछा है। आकृति के परिमाप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? मेरे को इतना पता चल गया, ये 14 है, ये 14 है। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं हमें, क्योंकि परिमाप तो हमें बार बार का लेना है। तो हमें परिमाप इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए और इसका चाहिए। ये चारों पार्ट के अगर मेरे को परिमाप मिल जाते हैं, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो दूसरे कलर से इससे देख लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट का परिमाप, इसका, इस लाइन का परिमाप और इस लाइन का परिमाप अगर मेरे को मिल जाए तो मैं यहाँ पे आकृति का पूरा परिमाप बता सकता हूँ। इसके लिए मेरे को आमने सामने के तो मेरे को मिल गए 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तो आयत की लंबाई हो गई इन टोटल। ठीक है, 30 सेंटीमीटर तो मेरी आयत की लंबाई हो गई इन टोटल। बाकी मैं बात करूं, ये जो अर्धवृत्त है और ये जो अर्धवृत्त है सेम रेडियस के हैं, तो अगर मैं पूरे का ही परिमाप निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सर्कल का जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? 2 पाई आर। मैं रख देता हूं 2 मल्टीप्लाई 22/7 और आर कितनी हो जाएगी? 14। 7 दूनी 14, 22 यानी कि ये 88 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल आकृति का कितना परिमाप हो गया? 30 सेंटीमीटर, ये आमने सामने, और ये वाली और ये वाली भुजा जो 88। तो हमारा कितना हो गया? 30 प्लस में 88 इज इक्वल टू 1। 8 और 3 11, 118 सेंटीमीटर। ठीक है, 118 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? 5 व्यक्तियों के औसत भार में 4.4 केजी की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब 40 केजी के व्यक्ति की जगह एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर सिंपल सी मैं एक बात करूं कि 3 व्यक्ति हैं जो 2, 4 और 6 केजी के हैं, तो अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज जो निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इनके एवरेज में जो है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 से एवरेज जो है वो 5 हो गया। 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, ये तो बात कर रहा है। 4.4 केजी की वृद्धि हुई। 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई कब हुई? जब ये 4 केजी वाला बंदा चला गया, ये आउट हो गया और इसकी जगह कोई नया बंदा इन हुआ। नया बंदा जो इन हुआ उसका वेट कितना होगा? भाई मैंने बोला अगर एवरेज पे 1 की वृद्धि हुई है तो 3 बंदों पे 3 केजी की वृद्धि हुई होगी। 3 केजी की वृद्धि हुई होगी इस एग्जाम्पल से समझे तो। और पुराना बंदा जो गया था वो 4 केजी का गया था, तो नया बंदा जो है वो 7 केजी का आएगा, तभी इनका एवरेज जो है 5 हो पाएगा। बाकी आप इसको एक बार देख सकते हैं। 6 और 2 8 और 7 दूनी 14 और 1 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो एवरेज हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ नहीं करना, जितना एवरेज सब पे बड़ा है उसका टोटल निकाल लेना है कि टोटल पे कितना बड़ा है। एक पे 4.4 बढ़ा तो टोटल पे कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 22 केजी। पहला बंदा 40 किलो का गया था तो नया बंदा कितने का होगा? 22 प्लस में 40 यानी कि 62 केजी का हमारा जो नया व्यक्ति है वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यूब रूट में से 512 को निकालना है। हमें पता है क्यूब रूट 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है।
8 का क्यूब 512 होता है, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ये 3 है और ये 8 का क्यूब हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा, तो हमारा 8 जो है यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2 की पावर 0, हमें पता है किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है किसी की पावर माइनस होगी तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगे हुए हैं। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू अगर 1 हो जाती है और 2 की पावर -1 को मैं ऐसे करके लिख देता हूं। नीचे वाले केस में इसको 1/2 माइनस में 2 की पावर 0 यानी कि 1 लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 एकम 2 और 1 3/2 बटे में 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा यानी कि माइनस का 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पूरे पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -3। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब ये -3 हो या -3/1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या 3/-1 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे ही आंसर एक ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में नोट डाउन करने लायक क्वेश्चन है। ₹4000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है। पुनर्भुगतान के लिए एक भाग के रूप में 1500 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। मतलब 3 किस्तों में उसने 1500 की राशि दे दी। 3 किस्तों के बाद ऋण चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि बच गई राशि। अब एक तो हमारा तरीका होता है जब हमारी किस्तों से जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है दोनों चुक जाते हैं, ठीक है, वो हमने करा हुआ है पहले 2024 वाले पेपर्स में भी हमने करा हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे इसने किस्तें तो दी हैं लेकिन किस्तों से टोटल अमाउंट मैनेज नहीं हो। 3 किस्तें दे दी लेकिन प्लस में इसे कुछ और अमाउंट भी देना पड़ा जिससे कि टोटल चुकता हो, ठीक है। वो क्यों देना पड़ा? क्योंकि 3 किस्तों से पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, ठीक है। अभी तक जो हमने केस पढ़े थे वो ये थे कि किस्तों से अमाउंट जो है वो पूरा हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा है, तो हमको इसको स्टेप बाय स्टेप ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पहले साल उसको 4000 रुपए पे 7.5% ब्याज देना था, तो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। 4000 पर 7.5% की दर से 2 0 3 0 खत्म हो जाएंगी। 75 चौका ये हो जाएगा 7 चौक 28 300, यानी कि 300 का ब्याज देना था। 300 का ब्याज देना था यानी कि अमाउंट जो है वो 4300 हो जाता, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें से 1500 रुपए उसने दे दिए। अगर इसने 1500 रुपए दे दिए तो कितने रुपए बचे? 2800 रुपए बचे। अब इस 2800 पे भी इसे 7.5% देना पड़ेगा। 2800 पे भी 7.5% देना पड़ेगा। और 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5 एकम 5 5 सत्ते 25 और 2 से कट जाएगा 14 बार। 15 में 15 225 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 15 में 15 225 210 रुपए। 210 रुपए ब्याज बन जाएगा, यानी कि 2800 में 210 जोड़ेंगे तो हमारा जो अब जो अमाउंट बन के आएगा वो अमाउंट कितना आएगा? 3010 रुपए, ठीक है। अब 3010 में से फिर 1500 माइनस दे दिए दूसरे साल में, ठीक है। अब फिर दूसरे साल में 1500 माइनस कर दिए, फिर कितना अमाउंट बचा हमारे पास? अब प्रिंसिपल कितना बचा तीसरे साल के लिए? तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बच गया हमारे पास 1510 रुपए। फिर इस पे 7.5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 1510 पे फिर 7.5 के हिसाब से ब्याज लगेगा। पॉइंट काट के 0 लगा लो और 25 या 75 25 चौका 100, 1 0 से इस 0 काट लो तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा। ये पॉइंट्स में आ जाएगा आपका, ये नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। 3 5 या 15 का 5 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 एकम 4 4 एकम 4 4 तिया 12 और 113.25 आ जाएगा। 113.25 इसमें से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 162.3.25, ठीक है, 162.3.25। अब ये तीसरे साल के एंड में ये पैसा देना था, लेकिन इसने दिया कितना? इसने तो 1500 की 3 किस्तें दी हैं। 1500 की 3 किस्तें दी तो कितना अमाउंट बच गया? ये बच गया 123 रुपए 25 पैसे, इसका जो है वो शेष बच गया। इसी शेष की बात कर रहा है। 3 किस्तें के बाद ऋण चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली शेष राशि कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर प्रथम से पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, 30/2 यानी कि डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 15.5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। प्रथम से पूछे और रेगुलर पूछे, ना वो सम पूछे, ना वो विषम पूछे, ना 2-2 के अंतराल पे पूछे, ना 5-5 के अंतराल पे पूछे, तो आपका ये तरीका, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ठीक है, ये हमारा एवरेज निकाल के दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। माइनस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं माइनस की। क्यों? जब मैं 4 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो मैं बड़े वाला ब्रैकेट खोल दूंगा, बड़े वाला ब्रैकेट खोल दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 4 p-4 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी p-5 डिवाइडेड बाई 4 और बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा माइनस का 16/5। ठीक है, जब मैं इस घात को मैं क्या बोलता हूं कि ये जो अंडर रूट में जैसे कि अंडर रूट में x है, इसकी घात 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? और इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, मतलब सोच के बताओ कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की 1/2, ये भी सेम सेम बात है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 2 की घात 8 है यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट के ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेम ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की 1/8। ठीक है, दोनों बातें सेम है। अगर ये दोनों बातें सेम है तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि p-5/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका क्या होगा, माइनस का 16/5। मैंने देखा कि यहां से क्या आ रहा है, ये आ रहा है p-5/16, और बाहर वाले को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ -16/5, तो ये आपस में दोनों कट डाउन हो जाएंगे, कट डाउन होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर सिर्फ हमारा पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, बार का क्वेश्चन। ठीक है, बाहर का क्वेश्चन मैंने बोला था अगर आपको अंडर रूट में 99 नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं देना चाह रहा है तो इसकी सिंपल सिंपल प्लस माइनस कर लो। ठीक है, तो सिंपल सिंपल प्लस माइनस कर लेते हैं। 0.23 और 54, क्योंकि बार में आ रहा तो हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा 2 बार लिखो, क्योंकि चलता चला जाएगा, कितनी बार लिखोगे। 0.24 और 46 भी 2 बार आ रहा तो 46 भी लिख लेते हैं 2 बार। ठीक है, या एक बार और उतार लेते हैं, या एक बार और उतार के भी क्या ही हो जाएगा, एक 5 उतार लेते हैं। ठीक है, 5 4 था ना, और यहाँ पे 4 उतार लेते हैं, तो 5 और 4 9, 6 4 10 की 0, एक हासिल, 5 4 9 10 की 0, एक हासिल, 5 4 9 और 1 10 की 0, एक हासिल, 4 3 7 और 1 8, 2 और 1 2 2 4, ये आ जाएगा 0.480009, यानी कि लास्ट में जो है 9 की सीरीज चलेगी। ठीक है, 9 की सीरीज चलेगी तो मैं 1 ला देता हूं। ठीक है, मेरे को 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 पे बार था, क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 पे बार था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4801 के ऊपर बार हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 9 तो आएगा ही ना, और ये नहीं होगा, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो बार वाले का बार में ही आएगा, क्योंकि ये 9 चल रहा है तो ये पीछे रिवर्स में 1 आ जाएगा, क्योंकि 2-2 अंकों के ऊपर बार थे दोनों में ही, दोनों ही केसेस में, तो हम 2 अंकों के ऊपर बार लाने के लिए 1 0 और 1 1 रख लेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 61 है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 1 2 3 4 5 विषम संख्याओं के औसत की बात कर रहा है, यानी कि वो इन बिटवीन की बात कर रहा है, 7 की बात कर रहा होगा तो चौथी नंबर की बात कर रहा होगा, 3 विषम संख्याओं के औसत की बात कर रहा होगा तो दूसरी संख्या की बात कर रहा होगा, यानी कि बीच की जो संख्या है वो हमारे निकल के आ जाती है एवरेज से 61। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितना हो, भाई 61 विषम है, इससे पहले की विषम 59 बनेगी, इससे पहले की विषम 57 बनेगी। 61 विषम है तो यहाँ पे अगली 63 बनेगी, अगली 65 बनेगी। इस और इसके बीच में पहली और आखिरी के बीच में अंतर पूछ रहा है, मेरे को यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 8 का अंतर होगा। ठीक है, 8 का डिफरेंस आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
अब हमारा बचा एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन जब तक मैं क्लास नहीं लेता हूं, कल तक आपकी अपलोड नहीं होएगी 11 बजे तक, तो तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया तो ये आपका होमवर्क है, कराऊंगा मैं भी इसे, लेकिन ये आपका तब तक के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन को। यदि z इज इक्वल टू 0.25% इज इक्वल टू 0.04%, तो z का मान याद कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, z मल्टीप्लाई में 0.25% को मैं लिख सकता हूँ 25/100, और पॉइंट को हटाऊंगा तो एक और 100 आ जाएगी नीचे, इज इक्वल टू 0.04 को लिख सकता हूँ 4/100, पॉइंट हटाऊंगा तो उसकी 2 जीरो आ जाएंगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 25 चौका कैंसिल हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगी, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 16, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके रेगुलर जो है वो 20 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी रेगुलर हो जाएगी कल से। ठीक है, बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल, या फिर क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन के लिए फर्दर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।